Good morning, class 7. Today we will continue our chapter number 10, that is the medieval society. In the previous two sessions, we studied about the Krishna Dev Rai reason and the Akbar reason. Right? हमने पढ़ा था कि किस तरह से ये अपने यहाँ पर लैंड होल्डिंग्स रखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलेट करते हैं, पढ़ा था हमने। और क्या क्या पढ़ा था कि यहाँ पर इनको क्या दी जाती है, रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग के अकॉर्डिंग इनको हॉर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं एज अ प्रिविलेज, राइट। लैंड होल्डिंग्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो लैंड होल्डिंग्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जागीर्स कहते हैं। नाउ टेल मी द पेज नंबर वेयर वी वर। ओके, now we have to start our chapter from the economic activities. We are talking about the economic activities of the Akbar Empire. Clear? Now, Akbar's region saw significant economic development in the Mughal Empire. Agriculture was a major economic activity. देखिए हर एम्पायर में एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमिक सेक्टर होता है इनका ऑक्यूपेशन का। अकबर के रीजन में भी मेन ऑक्यूपेशन सेक्टर जो था वो एग्रीकल्चर ही था। यहाँ पर ये मेनली क्या क्रॉप ग्रो करते थे, देखिए व्हीट, राइस, बार्ले एंड कॉटन। मेक इट अंडरलाइन इन योर कॉपी आल्सो बुक। Wheat, it's not working, why so? No. The empire established a system of land revenue administration called ZAP. क्या कर रखा था एम्पायर ने, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम अप्लाई कर रखा था जिसको क्या बोलते थे, जब्त। अब ये जब्त क्या होता है, विच एम टू इंश्योर फेयर टैक्सेशन एंड इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये एक तरह का टैक्स हुआ करता था किसके ऊपर, लैंड के ऊपर। देखो जब्त का मतलब क्या है, जब्त कर लेना, अपने अंडर में कर लेना। यहाँ पर अकबर ने जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स लगा रखा था वो सभी को देना होता था। In case if anyone is unable to give the tax, what the Akbar administration do? They used to जब्त that land. क्या करते थे, वो उस लैंड को जब्त कर लिया करते थे। देखिए वर्ड अपने आप में कह रहा है जब्त कर लेना। The trade and commerce flourished. This was facilitated by the empire's efficient road networks and the Grand Trunk Road connecting the major cities. ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू जितना भी हमें सरप्लस गेन होता था वो अकबर एम्पायर में क्या हुआ करता था, उसमें रोड नेटवर्क बनाई जाती थी, रोड्स बनाई जाती थी। ऐसा नहीं है कि अकबर को जितना भी सरप्लस हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसने लेके रख लिया, नहीं। व्हाट ही यूज्ड टू डू, he used to make what he used to do, he used to make roads, कनेक्टिविटी। एक विलेज से एक विलेज में कनेक्टिविटी के लिए क्या यूज में लिया करते थे, वो रोड्स यूज में लिया करते थे। तो रोड बनाने पड़ेंगे, रोड बनाने पड़ेंगे कि नहीं, ठीक है। द मुगल एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड, मुगल्स ने क्या एनकरेज किया, इंटरनेशनल ट्रेड। ये अकबर के रीजन में ही पॉसिबल हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे 1600 में यहाँ पर हमारे यहाँ पर ट्रेड करने आए थे तो उन्होंने उनको फरमान जारी किया था कि आप हमारे यहाँ से जो भी ट्रेड करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये अकबर ने इशू किया था फरमान। आई बात समझने, तो सबसे पहले अकबर ही थे जिन्होंने हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट किया था। जब आप 8th क्लास में आएंगे उस चैप्टर में आप ही पढ़ेंगे इसके बारे में कि अकबर ने इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट किया था। ओके, नाउ इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, metal work and the jewelry making rose in numbers with skilled artisans producing high quality goods. अब अकबर के एम्पायर में लोगों को क्या आता था, बताइए, what they used to know, they used to know how to do textiles, handicraft items and the metal works and the jewelry making also. This make them independent. इससे क्या बनते थे, वो इंडिपेंडेंट बनते थे और वो जो भी आइटम्स बनाया करते थे वो हाई क्वालिटी का हुआ करता था। अच्छा, अगर हाई क्वालिटी का है तो मार्केट में ज्यादा सेल होगा, ज्यादा सेल होगा तो ज्यादा डिमांड आएगी, ज्यादा डिमांड आएगी तो ज्यादा अर्निंग होगी, ज्यादा अर्निंग होगी इसका मतलब आपकी इनकम सोर्स अच्छा जनरेट हो रहा है। आई बात समझ में,
द मुगल एम्पायर मिंटेड इट्स ओन कॉइन, दिस फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स। उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए क्या स्टार्ट किया? मिंटेड कॉइन्स। मिंटेड कॉइन्स मतलब ऐसे कॉइन्स जिसके ऊपर उनके खुद का पिक्चर लगा हुआ था। मिंटेड कॉइन्स मतलब जैसे मान लीजिए आज प्रतीक अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू मेक हिज मिंटेड कॉइन्स। अपने उसने मिंटेड कॉइन्स बना लिए कि भाई मेरा जितना भी बिजनेस होगा, जितना भी ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, उसके लिए मैं क्या यूज में लूंगा? मेरे बनाए हुए कॉइन्स। तो अकबर के रीजन में भी यही होता था। अकबर ने क्या कर लिया था? अपने खुद के मिंटेड कॉइन्स तैयार करे थे जिससे वो बिजनेस करते थे। क्लियर है? आगे चले, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? Akbar's policies promoted economic stability, encouraging entrepreneurship and the growth of the urban cities. अकबर ने हमेशा लोगों को प्रमोट किया है, एंकरेज किया है आगे बढ़ने के लिए। अगर कोई अपना बिजनेस खोलना चाहता है, मतलब एज ए न्यू एंटरप्रेन्योर इमर्ज होना चाहता है, तो अकबर उनको क्या करते थे? हेल्प किया करते थे। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, the empire's prosperity supported the patronage of art, architecture and literature, exemplified by the construction of amazing structures like the Fatehpur Sikri complex. अकबर के रीजन में पहले आर्किटेक्चर बहुत सुंदर हुआ करता था। कहा जाता है कि क्राफ्टमैन बहुत अच्छे थे, आर्किटेक्चर मैन बहुत अच्छे हुआ करते थे। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर है, वो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, और जो कि काफी सुंदर बनाया गया है। उसमें जो मिनिएचर आर्ट हो रहा है वो बहुत सुंदर है। आगे चलिए। The Mughal Empire under Akbar regions witnessed a diverse and a vibrant economy with agriculture, trade and industries and patronage of the arts contributing to its prosperity. चलिए एक स्टोरी पढ़ते। हमने 9 रत्न पढ़े थे अकबर के, उसमें से एक हमारे कौन है? बीरबल। कौन है? बीरबल। In the court of Emperor Akbar, there lived a man renowned of his wit, wisdom and quick thinking, बीरबल। अकबर के एम्पायर में एक रिनाउंड कोर्ट हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? बीरबल। कहा जाता है कि बहुत ज्यादा विजडम थे, क्लेवर थे, बुद्धिमान ज्यादा थे। वो हर सवाल का जवाब जल्दी से निकाल लिया करते थे। His real name was Mahesh Das. What was the real name of Birbal? What was the real name of Birbal? But his cleverness earned him the affectionate title of Birbal. Emperor Akbar valued Birbal intelligence and often put his mind to the test with the challenges, puzzles and riddles. अकबर क्या किया करते थे? रोज उसकी बुद्धिमत्ता को जानने के लिए, परखने के लिए रोज इसके सामने कोई ना कोई पजल दे दिया करते थे। उसको रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम दे दिया करते थे और उससे कहते थे उसको सॉल्व करो। One day Akbar wanted to test Birbal wit in a unique way. एक दिन अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता को नए तरीके से जानना चाहते थे। उन्होंने पूछा, he asked Birbal to bring him something that would make him happy when he was sad and sad when he was happy. क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कुछ लाओ, कुछ मेरे पास ऐसा लेकर आओ जो मुझे खुश रख सके when he was sad and sad when he was happy. कि जब मैं दुखी हूं तो मुझे वो चीज मुझे खुश कर सके, ऐसा कुछ ढूंढ के लेकर आओ। उन्होंने किसको कहा ये बात? बीरबल को। बीरबल thought for a while and then handed the emperor a small beautifully crafted ring with an engraved inscription that read, this too shall pass. उन्होंने क्या कहा? बीरबल ने जल्दी से राजा को क्या गिफ्ट करी? एक ब्यूटीफुली क्राफ्टेड रिंग, एक रिंग उनको गिफ्ट करी। उस रिंग पे क्या लिखा हुआ था? दिस टू शैल पास, ये भी वक्त गुजर जाएगा। Intrigued, Akbar examined the king and understand its meaning, reminding him both joys and the sorrowful moments are temporary. और जब भी वो कुछ परेशान होते थे, दुखी होते थे, तो उस रिंग को देख लिया करते थे। उस रिंग पे क्या लिखा था? दिस टू
शैल पास, ये भी समय निकल जाएगा। तो जब भी वो परेशान होते थे, दुखी होते थे, तो वो पढ़ लिया करते थे, तो उनको ये लगता था कि हाँ ये समय भी क्या है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ये समय भी गुजर जाएगा। तो वो ये पढ़ के खुश हो जाया करते थे। इम्प्रेस बाय बीरबल विजडम, अकबर प्रेज हिज क्लेवरनेस। ये देख के कि बीरबल ने मुझे ये बताया है, ये गिफ्ट किया है, जिसको वो पढ़ के हमेशा खुश हो जाया करते थे, तो उनको बीरबल की बुद्धि पे क्या होता था, आश्चर्य होता था, उनको खुशी होती थी कि मेरे लिए ये इतना सब कुछ करता है। नाउ revisit Jalauddin Muhammad Akbar was the greater ruler of the Mughal dynasty. Akbar was not only an emperor of a large empire but also a nation builder. ये हम पढ़ चुके हैं. Akbar was the top at the administration. Akbar empire was divided into 50 provinces and subas, and the east subas was under the governor called the Subedar. Akbar had a large and well-organized army which was administered through the Mansabdari system. During the reign of Akbar, the social structure was based on the social unification. Akbar was tolerant toward all religions. चलिए do the self-assessment, do fast. How did Akbar religious tolerance policy influence the socio-political landscape of his empire? Yes, option B. It increased the sense of unity and acceptance among different communities. Got it? Clear? Which policy was a distinctive feature of Akbar governance? Imposition of religious taxes, promotion of religious tolerance, or establishment of caste-based society? Promotion of religious tolerance. Take the option C. Now we will do the comparison of state policies of both the empires. We will do the fast recap of this. जल्दी जल्दी करेंगे, okay? Now, state policies in the region of Krishna Dev Rai. They rule according to the moral principles and they rule according to the tolerance and unity. Economic development, developed new lands, cleared forests, implemented uniform judicial and revenue system. Control over ministers, स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, अगर कुछ भी गलत हुआ करता था तो उसको पनिशमेंट दिया जाता था. असिस्टेड बाय मिनिस्टर एंड ऑफिशियल इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. इंप्रेशन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉस्परस पीपल. अपीयरेंस फॉर झरोका दर्शन, ये बताया था मैंने आपको. अकबर अपने लोगों को दर्शन देने के लिए क्या करते थे, झरोके के पे आकर कुछ सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए वहां खड़े हो जाया करते थे. Now, administrative structure, centralized monarchy divided into provinces and subas. अभी बताया. So, and each subas is under the one subedar. Mansabdari system, not equivalent system. Or what about the Akbar? Organized military ranks in the administration, जिसको हमने कहा mansabdari system. Clear? Social structure देखिए. Krishna Dev Rai Regan played a significant role in society and they worked toward the social unification. Krishna Dev Rai has an immense power and prestige. Akbar promoted the merit-based appointments. Krishna Dev Rai had divided the caste, four varnas. What are the four varnas? Brahmin, Kshatriya, Vaishyas and Shudras. What are the Akbar Regan? Hindu official held high post in administration. यहाँ पे भी हिंदुओं को भी जगह दी गई थी अकबर के रीगन में, क्योंकि अकबर का रीगन कौन सा था, मुस्लिम कम्युनिटी का. क्लियर? नो. Land owners and agrarian society. Wealthy land owners control vast estate. Agrarian society with different type of land owners. आर्टिशियंस हुआ करते थे, दोनों तरफ ही हुआ करते थे, लेकिन अकबर ने सबसे ज्यादा ट्रेड को और कल्चर एक्सचेंज को ज्यादा प्रमोशन दिया. लेबर एंड सर्वेंट्स, लोएस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी विद लिमिटेड मोबिलिटी. जो सबसे लो क्लास के लोग थे उनको इधर से उधर जाने की ज्यादा अनुमति नहीं हुआ करती थी. और अकबर इम्प्लीमेंटेड सोशल यूनिफिकेशन.
Comparison of the nature of the land holding in both the empires. Feudal system, land grants, revenue collection, peasantry, temple and brahmin land and land tenure. देखिए कृष्णदेव राय में लैंड होल्डिंग्स दे रखी थी, यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम चलता था. फ्यूडल सिस्टम मतलब जमींदार वगैरह अपॉइंट किए गए थे. कृष्णदेव राय रीगन में कोई जमींदारी अपॉइंटमेंट नहीं था. कृष्णदेव राय में जागीर्स हुआ करते थे. यहाँ पे जागीर्स अपने अंडर में किसको रखते थे? नॉबल्स को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को. यहाँ पे जागीर को रिवॉर्ड दिया जाता था अगर वो अच्छी सर्विस करते थे तो. जागीर कलेक्ट करते थे रिवेन्यू. यहाँ पे बंदोबस्त सिस्टम और जब्ती सिस्टम चल रहा था. जब्त अभी बताया था मैंने आपको. फिर पीजेंट्री, यहाँ पर भी सबऑर्डिनेट हुआ करते थे जो अपने पोजीशंस के अकॉर्डिंग टैक्स वगैरह पे किया करते थे. यहाँ पर पेड रेंट टू द गवर्नमेंट ऑन द खालसा लैंड. टेम्पल्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे. यहाँ पर इनाम लैंड ग्रांटेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को यहाँ क्या दिया जाता था? इनाम, गिफ्ट में कुछ न कुछ दिया जाता था. ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी. जैसे आपने कुछ अपनी प्रॉपर्टी है वो आपने चैरिटी ट्रस्ट के नाम पे टेम्पल को गिफ्ट दे दी कि हाँ यहाँ आप अपना मंदिर खोल लीजिए, कोई धर्मशाला बनवा लीजिए, कोई लाइब्रेरी, कोई इंस्टीट्यूशन बनवा लीजिए. ऐसा हमारे रीगन में नहीं हुआ था. लैंड टेन्योर, heredity passed down through the generation and the various forms of land tenure. So class 7, this chapter is over. This chapter is over class. We will do its question answer in the next session. Okay. Okay. The comparison of economic activity is also there. You read it by yourself. It's just a comparison. Okay. It's just the comparison. So class, our chapter is over. Read it very carefully. It is very interesting one chapter. And its question answer we will do in the next session. Okay.